हेलो नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। तो नए वर्ष 2023 की मेरी ये पहली क्लास है और आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो एक शिक्षक होने के नाते यही आशा करता हूं कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो अपनी मंजिल तक पहुँचें और सफलता प्राप्त करें। तो आज मेरी ये ला की क्लास है। इस समय मैं डेली वीडियो नहीं बना रहा हूँ, पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, उसी का वीडियो बनाया जाता था, लेकिन मैं इस समय वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो आज एक रोचक सब्जेक्ट मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों को, तो सोचा कि आप लोग भी इससे जान जाएं, क्योंकि आपका कोई भी ला का एग्ज़ाम हो जहाँ पे आपका CRPC है तो उससे इस धारा में आपके क्वेश्चन बनते हैं। और एक आम व्यक्ति के लिए भी एक महत्वपूर्ण धारा है और जीवन में कभी न कभी इससे पाला पढ़ ही जाता है। तो आज हमारा सब्जेक्ट है आपका FIR। तो इसी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। FIR है ना। तो पहले तो FIR का हम जान लें कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या हिंदी में इसको बोलेंगे प्रथम सूचना प्रतिवेदन। प्रथम सूचना प्रतिवेदन। तो चलिए हम चलते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण हमने फैक्ट लिख रखे हैं ताकि हम इसको भूल ना जाए बताने के दौरान। तो हमने क्रमबद्ध लिख रखे हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कुछ हम आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जहाँ पे स्टूडेंट लोग खास तौर से ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ से क्वेश्चन जब आ जाता है तो उनका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। चलिए हम चलते हैं पहले। तो FIR का प्रावधान, लिखे जाने का प्रावधान हमारी धारा CRPC की धारा 154 में है और इसका शीर्षक है आपका संज्ञेय मामलों में इत्तला। संज्ञेय मामलों में इत्तला से संबंधित है ये। चलिए हम अगली लाइन देखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि FIR जो है वो CRPC की किस धारा में दर्ज होती है। FIR CRPC की किस धारा में दर्ज होती है। तो धारा कौन सी है आपकी 154। तो 154 आपको याद रखना है कि 154 में जो है वो FIR जो है वो दर्ज होती है। फिर एक चीज़ हम ये लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो FIR किस तरह के अपराधों में होती है। तो बहुत ही स्पष्ट है ये। FIR जो है केवल संज्ञेय, जो अपराध संज्ञेय हैं उन्हीं में FIR होती है। असंज्ञेय मामले में जो है FIR दर्ज करने का प्रावधान नहीं है। तो किस तरह के मामलों में होती है ये, तो केवल संज्ञेय मामलों में होती है। ये आपको याद दिमाग में रखना है। फिर अगला हम देखते हैं कि FIR जो है किसको संबोधित होती है। यदि हम FIR लिखने जा रहे हैं तो हम किसको बोलेंगे कि सर हमको FIR लिखवाना है ना, ये अपराध हुआ है और हमको FIR लिखवाना है। तो FIR किसको की जाती है। FIR किसको की जाती है। तो FIR किसको की जाती है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को। सामान्य तौर पे हम देखते रहते हैं कि वहाँ पे मुंशी एक बैठा रहता है फित्ते वाले, तो वो FIR वगैरह लिख लेते हैं। लेकिन जो CRPC में प्रावधान है वो ये प्रावधान है कि FIR जो है वो किसको दी जाएगी, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाएगी। फिर चलिए हम अगला देखते हैं। तो FIR कैसी हो सकती है ना, FIR किस तरह से दी जा सकती है। तो FIR जो है लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि FIR किस तरह हो सकती है, लिखित, B नंबर मौखिक, C नंबर लिखित और मौखिक दोनों, D नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैसे हो सकती है, लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। अब बात होती है कि यदि मौखिक दी गई है तो क्या किया जाएगा, तो उसका सार को जो है वो लिखा जाएगा, लिखबद्ध किया जाएगा और उस पर जो सूचना देने वाले, जिस व्यक्ति ने सूचना दी है, उसके हस्ताक्षर होंगे। और थाने में आपने देखा होगा कि एक रजिस्टर होता है जो FIR रजिस्टर के नाम से जाना जाता है आम बोलचाल की भाषा में। तो उसमें जो है वो उसको दर्ज किया जाता है। पक्की FIR आपकी तभी मानी जाती है जब आपके जो FIR जो रजिस्टर है उसमें वो दर्ज कर ली जाए। जनरली होता क्या है कि आप एक कागज़ में लिख के दे आते हैं, है ना, वो आपको कुछ नहीं देते हैं, तो ये FIR नहीं होगी। तो आप ध्यान रखें, अगर आप FIR लिखवाने जा रहे हैं तो ये ज़रूर देखें कि जो थाने का FIR रजिस्टर है उसमें वो दर्ज की गई कि नहीं की गई है। और एक प्रावधान और है इसमें, आपके धारा 154 में है। तो ये प्रावधान है कि FIR जो लिखवाने जाएगा, है ना, तो जो FIR लिखी जाएगी उसमें उसकी एक प्रति, एक कॉपी जो है वो जो FIR लिखवाने जा रहा है, जिसने FIR लिखवाई है, तो उसको जो है वो निःशुल्क दी जाएगी। तो यही बात लिखी है। और चाहे लिखित हो
चाहे मौखिक हो, दोनों मामलों में, है ना, जो सूचना देने वाला है उसके हस्ताक्षर उसमें होंगे और एक कापी उसको निःशुल्क दी जाएगी। माने कोई उसका चार्ज नहीं लिया जाएगा, है ना, कोई भी उसका आपको चार्ज नहीं देना है। एक निःशुल्क कापी जो है वो उसकी ही कापी होती है, कार्बन कापी होती है, तो वो आपको जो है वो दे दी जाएगी। फिर 2013 में व्यापक स्तर पर संशोधन हुए हैं हमारी सीआरपीसी में, तो उसमें एक संशोधन ये भी हुआ है कि यदि एफआईआर देने वाली कोई महिला है ना, कोई स्त्री है और लैंगिक अपराध से संबंधित उसका अपराध है, मतलब उसके साथ कोई लैंगिक अपराध हुआ है, जो 376 का मामला है, बहुत सारी ऐसी धाराएँ हैं जो मुख्य धाराएँ लैंगिक अपराध संबंधी धाराएँ हैं, वो सभी धाराएँ इसमें आती हैं आपकी। तो ऐसी स्थिति में जो है वो क्या किया जाएगा, तो एक बात तो हमको मालूम है कि अगर कोई महिला सूचना देता है, महिला एफआईआर लिखवाने आई है, तो किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही जो है इसको लिखा जाएगा। तो ये एक अच्छा मामला है, कह सकते हैं अपन, एक स्वाभाविक है, क्योंकि महिला के संग इस तरह का लैंगिक अपराध हुआ है, वो किसी महिला से ही अपनी जो है खुल करके बात कर सकती है, इसलिए ये प्रावधान किया गया है। फिर आगे हम चलते हैं, अगर ऐसी स्थिति बन गई कि वो महिला जो है जिसके संग इस तरह का लैंगिक अपराध हुआ है, यदि वो महिला जो है वो किस तरह की है, अस्थायी या स्थायी रूप से, अस्थायी या स्थायी रूप से जो है वो शारीरिक या मानसिक रूप से जो है निःशक्त है। अस्थायी मामले आ सकते हैं, मान लीजिए उसका पैर टूट गया, चलने के लायक नहीं है, लकवा मार गया, तो पैर टूटना एक अस्थायी विकलांगता है, भाई हड्डी जुड़ जाएगी, कुछ देर समय बाद जो है सही ढंग से वो चलने लगेगी। तो अस्थायी मामलों में भी और स्थायी मामलों में भी यदि वो महिला जो है वो किस तरह की है, शारीरिक या मानसिक रूप से जो है वो असमर्थ है, निःशक्त है, तो एफआईआर जो है वो उसके निवास स्थान पर वो सूचना दे देगी, हमको एफआईआर करवाना है, तो महिला पुलिस अधिकारी जो है वो उसके निवास स्थान पर जाएगी, या वो कोई स्थान बताती है, घर के अलावा कोई अपनी स्थान बताती है कि इस स्थान पे हम आ जाएं, हम एफआईआर यहाँ पे लिखवाना चाहते हैं, तो उस स्थान पे भी जाने की व्यवस्था की जाएगी, उसी स्थान पे जाकर के उसकी एफआईआर लिखी भी जाएगी। फिर हम बात करते हैं, तो इस तरह की एफआईआर में जो है शुद्धता बनी रहे, क्योंकि गंभीर अपराध है, हमारे समाज पर जो लैंगिक अपराध एक प्रकार से कलंक जैसा है, तो उसकी जो है वो वीडियो फिल्म भी बनाई जाएगी, तो क्या किया जाएगा, उसका वीडियोग्राफी भी की जाएगी। फिर हम आगे बात करते हैं, तो कभी कभी ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि थाने के भाषा अधिकारी जो है एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है ना, और बिना कोई कारण के, क्योंकि जनरली क्या होता है कि एक प्रकार से एफआईआर हो जाने के बाद उनके ऊपर एक काम बढ़ जाता है और अपराधों की संख्या बढ़ जाती है, उनका रिकॉर्ड कमज़ोर होने लगता है, तो टालने की कोशिश करते हैं। तो यदि मान लीजिए कि थाने में आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, तो ये सब आम पब्लिक को भी जानना ज़रूरी है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो इतला है, जो जानकारी है, उसका सार लिखित रूप से और डाक से आप जो किसको भेज सकते हैं, एसपी को, माने कि उस जिले के, जिस जिले में अपराध हुआ है उस जिले के पुलिस अधीक्षक को, या अर्थात एसपी को भेज सकते हैं। और ऐसे मामलों में एसपी जो है वो खुद अन्वेषण कर सकता है सत्यता पता लगाने के लिए, या किसी अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी से अन्वेषण करवा सकता है, और ऐसे पुलिस अधिकारी या एसपी जब अन्वेषण कर रहा है तो उसको जो है वो थाने के भारसाधक अधिकारी की वो सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उसे जो है वो अन्वेषण करने के दौरान जो है वो प्राप्त होती हैं। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब कुछ बात हम और उठाते हैं कि कैसे कई बार होता है कि दो सूचनाएं आती हैं, तो उसमें से किस सूचना को जो है एफआईआर माना जाए। तो इस समय में न्यायालय ने कहा है कि एफआईआर जो है, जो प्रथम सूचना है, जो दो सूचनाएं अगर प्राप्त हुई हैं तो दो सूचनाओं में से जो पहली सूचना है, जो सबसे पहले प्राप्त हुई है, उसको ही जो है एफआईआर का दर्जा प्राप्त होगा। फिर एक स्थिति और बनी, महत्वपूर्ण निर्णय है न्यायालय के, कई निर्णय हैं कि एफआईआर लिखवाने में विलम्ब होने पर क्या मामले में असर पड़ता है। तो इस संबंध में न्यायालय ने जो अपनी राय व्यक्त की है कि यदि एफआईआर लिखवाने में विलम्ब हुआ है, लेकिन यदि विलम्ब का जो है वो उचित कारण है, जैसे कि घटना सुबह की है और दूसरे दिन सुबह अगर आपकी एफआईआर लिखवाई जा रही है और उसमें विलम्ब का कारण ये है कि किसी महिला के संग जो है बलात्कार हुआ है और केवल उसकी माँ उसके साथ में है, पिताजी कहीं बाहर थे, उनको बुलाया गया, इस तरह से टाइम लग गया, तो ये उचित कारण है, माना जाएगा कि पर्याप्त कारण है एफआईआर विलम्ब होने का। तो ये है आपका। और एफआईआर जो है वो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं है ना, लेकिन किसी साक्षी को खंडित करने के लिए, मैंने किसी व्यक्ति ने एफआईआर में कुछ कहा और बाद में वो दूसरी बात कह रहा है, तो उसके कथन को खंडन करने के लिए जो है वो
एक एविडेंस के रूप में इसका उपयोग होता रहा है। चलिए हम और आगे चलते हैं। तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि जैसे मान लें कि कोई व्यक्ति ने FIR लिखवाई और उसके बाद जो उसको FIR में जो है उसकी मृत्यु से संबंध मतलब घटना संबंधित उल्लेख है कि मेरे ऊपर इतने लोगों ने हमला किया या मेरे को किसी ने जो है वो लोगों ने आग लगा दी, और ये बात कह करके और अगर उस स्त्री की जो है वो मृत्यु हो जाती है तो क्या इस FIR को जो है वो मृत्युकालिक घोषणा माना जा सकता है? तो इस संबंध में न्यायालय की स्पष्ट राय है कि FIR जो है वो मृत्युकालीन घोषणा के रूप में इसको मान्य किया जाता है, किया जा सकता है यदि वो उस सूचनादाता के मृत्यु के कारण से संबंधित है। तो मेरी ये छोटी सी क्लास थी, कैसी लगी आपको? और एक बड़े दुख की बात हुई है कि जैसे कि संभावना बताई जा रही थी कि 2022 के 31 दिसंबर के पहले ही जो है वो आपकी मध्य प्रदेश सिविल जज 2022 का ऐड आ जाएगा, लेकिन नहीं आया, जिससे बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं वो ओवरेज हुए होंगे। तो इस तरह से हम शासन से एक मांग भी करते हैं कि इसको 2022 का ही मान करके और 2022 की ही जो है वो आयु में गणना की जाए ताकि ऐसे बच्चे नुकसान ना हो पाएँ। और ADPO का आपने पेपर दिया है, ADPO के 4 क्वेश्चन जो हैं आपके हटा दिए गए हैं। तो अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये 4 क्वेश्चन हटा दिए तो क्या होगा? तो क्या होगा कि 12 नंबर आपके कम हो जाएंगे। माने अब आपका मूल्यांकन जो है वो 12 क्वेश्चन हटा करके जो है 150 क्वेश्चन थे आपके, तो उसमें 12 क्वेश्चन हटा करके आपका मूल्यांकन होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का था। और एक न्यूज़ हमको और भी मिल रही है और पक्के होने पर मैं आपको वीडियो बना के बताऊँगा कि अब ऐसा एक बार और आपके ADPO की वैकेंसी, नई वैकेंसी आने वाली है 2022 मध्य प्रदेश ADPO 2022। तो जो बच्चे के नंबर ठीक ठाक है, मैंने कट ऑफ मार्क्स भी बताया था इस वीडियो में, एक वीडियो में, तो वो मेरा काफ़ी व्यापक विश्लेषण पर मैंने बनाया था, बच्चों से काफ़ी बात की थी और मैं भी एग्ज़ाम देता रहा हूँ ADPO का, तो उसके आधार पर मैंने बनाया था। तो उसको भी आप देख लें और यदि आप इंटरव्यू देने चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लें 930 281 2239। तो इंटरव्यू के बारे में आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं तो हम पूरी तरह से निःशुल्क इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। आप हमको फ़ोन भी कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर आप सभी को इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। चलिए अब तो हम आपसे मिलते ही रहेंगे, तो अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।